31 अक्टूबर 2020 को ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन मैट पार्कर ने स्टैटिस्टिकली ये बात साबित कर दी कि अगर पूरी दुनिया के कोरोना वायरस पार्टिकल्स को एक जगह पर इकट्ठा कर दें तो वो सिर्फ 1 टीस्पून में ही फिट हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से हम यही समझेंगे कि आखिर 1 चम्मच भर कोरोना वायरस पार्टिकल्स जिन्होंने लगभग 17 लाख लोगों से ज्यादा की जान ले ली, जिन्होंने पूरी दुनिया को 73 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इकोनॉमिक लॉस दिया, जिन्हें तबाही मचाने से कोई ना रोक पाया, उन्हें वैक्सीन कैसे रोक सकती है। 3D मेडिकल एनिमेशन की हेल्प से ह्यूमन बॉडी सेल के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि वैक्सीन एग्जैक्टली ऐसा क्या करती है कि वो कोरोना वायरस को मार सकती है, यानी कि हाउ अ वैक्सीन किल्स कोरोना वायरस। लगातार 32 दिनों तक दिन रात मेहनत करके इसी प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पर 26 अप्रैल 2020 को मैंने हाउ कोरोना वायरस किल्स नाम से एक 3D एनिमेटेड वीडियो अपलोड की थी, जो कि वायरल हुई और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंबाइंड 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले। इसी बात को मैं सीधे तौर पर भी कह सकता था, लेकिन इतना स्ट्रेस इसलिए दिया ताकि आप ये समझो कि ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देखे बिना इस वीडियो को देखने का कोई खास मतलब नहीं है। ये समझने से पहले कि वैक्सीन कैसे काम करती है, आपका ये समझना जरूरी है कि वैक्सीन की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे कोरोना वायरस हमारे ही सेल को इस्तेमाल करके खुद की करोड़ों कॉपीज बनाता है और हमें मार देता है। खैर, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। एक बार कोरोना वायरस आपके शरीर के अंदर एंटर कर गया, फिर उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है कि कैसे भी करके वो इस ह्यूमन बॉडी सेल के अंदर घुस सके, यानी कि ये आपके शरीर का एक सेल है और आपका शरीर ऐसे टोटल 37 लाख करोड़ सेल से मिलकर बना है। अब प्रॉब्लम ये है कि कोरोना वायरस सेल के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता। ये सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि एक प्रकार की सेल की बाहरी दीवार। अब जैसे आप रूम के अंदर दीवार से नहीं बल्कि डोर से ही जा सकते हो, वैसे ही ये कोरोना वायरस सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन से नहीं बल्कि डोर से ही जा सकता है। बस फर्क इतना सा है कि इसका डोर है ये ACE2 रिसेप्टर। अब पूरी दुनिया में पिछले 350 दिनों से हर वो साइंटिस्ट, रिसर्चर या डॉक्टर जो कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहा है, उसकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रह गया है कि कैसे भी करके इस कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को आपके बॉडी सेल के इस ACE2 रिसेप्टर से कनेक्ट होने से रोकना है। और बायोलॉजिकली इस काम को करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स को ब्लॉक कर दिया जाए। और स्पाइक प्रोटीन्स को ब्लॉक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इनके ऊपर एंटीबॉडीज चिपका दी जाएं। ये एंटीबॉडीज हैं जिन्हें हमारा इम्यून सिस्टम पैदा करता है। सारा खेल इन एंटीबॉडीज के जनरेट होने का है, जिसके अंदर ये राइट टाइम पे और राइट अमाउंट में पैदा हो जाती हैं। उसका कोरोना वायरस कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक बार एंटीबॉडीज राइट टाइम पे जनरेट हो गई, उसके बाद वो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से आकर कनेक्ट हो जाएंगी और ये कोरोना वायरस आपके बॉडी सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। उससे ये आपकी करोड़ों कॉपीज बनाकर पूरे शरीर में इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा और जिन लोगों में ये सही से जनरेट नहीं हो पाती, उसकी कोविड-19 नामक महामारी से डेथ हो जाती है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो हमको सिर्फ ये समझना है कि एंटीबॉडीज कैसे बनती हैं। अगर आपको ये समझ आ गया कि एंटीबॉडीज कैसे बनती हैं, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि वैक्सीन कैसे काम करती है। साइंटिस्ट कोरोना वायरस को कुछ इस रूप में देखते हैं। कोरोना शब्द का मतलब होता है क्राउन यानी ताज, और वायरस शब्द का मतलब होता है वेनम यानी जहर। अब जैसे क्राउन के ऊपर ये स्पाइक्स होते हैं, वैसे ही कोरोना के ऊपर भी ये स्पाइक्स होते हैं, और क्योंकि ये जहर की तरह शरीर में फैलता है, इसलिए इसे कोरोना वायरस कहा जाता है। मुद्दे की बात यह है कि इस कोरोना वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। इस जेनेटिक मटेरियल से इंपॉर्टेंट इस वायरस में कुछ भी नहीं, क्योंकि इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही इस कोरोना वायरस की करोड़ों कॉपीज बनाने की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। 31 दिसंबर 2019 को चाइनीज साइंटिस्ट को यह पता चला था कि कोरोना वायरस नाम की बीमारी फैल रही है। फिर अगले 11 दिनों में उन्होंने कोरोना वायरस का ये जेनेटिक मटेरियल सेपरेट किया और इसकी एक्सटेंसिव स्टडी की। इसी दौरान 11 जनवरी 2020 को इन साइंटिस्ट ने वो काम किया जिसकी वजह से कोरोना वायरस वैक्सीन रेडी होकर यूज होने वाली वर्ल्ड की फास्टेस्ट वैक्सीन बनी, वरना 4-5 साल से पहले बनना तो इम्पॉसिबल था। इन्होंने जो किया वो ये कि इस जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करके उसका जेनोमिक कोड वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और उसे पब्लिकली अवेलेबल करवा दिया। इससे फायदा ये हुआ कि पूरे वर्ल्ड में अब कोई भी कहीं से भी जेनोमिक कोड को वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे यूज कर सकता था। ये खबर जैसे ही बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक कंपनीज के कानों में पड़ी, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो लोग जो खुद के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, उसे छोड़कर कोरोना की वैक्सीन बनाने की रेस में शामिल हो गए। फटाफट से पास वाली प्रिंटर की दुकान में गए, वहां से 2 रुपए पर पेज के हिसाब से जेनोमिक कोड कागज पे प्रिंट करवाया और निकलकर सीधा भागे ऐसी लेबोरेटरी की ओर जो इस जेनोमिक कोड की मदद से
mRNA बना के दे दे। अब ये mRNA शब्द इस पूरी वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है। वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हर न्यूज़पेपर आपसे चिल्ला चिल्ला के सिर्फ mRNA की बात कर रहा है, या फिर इसलिए भी नहीं क्योंकि लोगों ने कोरोना वैक्सीन को कोरोना वैक्सीन कहना ही बंद कर दिया है और अब वो उसे mRNA वैक्सीन कहने लगे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये mRNA ही आपके शरीर में कौन सा प्रोटीन बनना चाहिए इस बात के लिए जिम्मेदार है और कोरोना वैक्सीन का इकलौता आधार है। मैसेंजर आरएनए को ही शॉर्ट में mRNA कहा जाता है। और फिर से बता दूं कि ये हमारे शरीर में ये तय करता है कि कौन सा प्रोटीन बनना चाहिए। खैर, mRNA अब तैयार है और वापस बायोटेक कंपनीज के मालिकों को मिल चुका है। अब ये अपनी अपनी लैब्स में गए और इस mRNA को एक लिपिड नैनो पार्टिकल के अंदर पैक कर दिया और एनिमल टेस्टिंग सक्सेसफुल होने के बाद आपके डेल्टॉइड मसल में, या यूं कह लो कि अपर आर्म में इंजेक्ट कर दिया। अब यहाँ से असली खेल शुरू। अब ये लिपिड नैनो पार्टिकल इस mRNA को लेता हुआ आगे बढ़ेगा। ये जो आपकी बॉडी के सेल्स हैं, इनके बीच में ये जो जगह है, इसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इस mRNA का इस ह्यूमन बॉडी सेल के बाहर, या यूं कह लो कि इस इंटरस्टिशियल स्पेस में सिर्फ इतना सा रोल है जितना अनुष्का शर्मा का इंडियन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिताने में है। यानी कि mRNA सिर्फ तब तक ही काम का है जब तक वो सेल के अंदर है। अब ये लिपिड नैनो पार्टिकल आपके बॉडी के सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा और mRNA को सेल के अंदर छोड़ देगा। अब यहाँ से ये वीडियो एक बायोलॉजिकल मोड ले लेती है। ये आपकी बॉडी का एक सेल है और इसके अंदर है ये न्यूक्लियस। पहले तो ये समझो कि सेल में न्यूक्लियस को छोड़ के अंदर का ये जितना भी एरिया है, इसे ही साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऐसे तो सेल के मैकेनिज्म को समझने में घंटों लग जाएं, लेकिन हम सिर्फ अपने काम के 4 मैकेनिज्म्स को समझेंगे। ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर ही डीएनए होता है। आपके सेल में, या यूं कह लो कि आपकी बॉडी में बायोलॉजिकली और केमिकली कब क्या होना है, वो ये डीएनए ही डिसाइड करता है। और ये डीएनए वो ही चीज है जिसका टेस्ट तब होता है जब आपके बच्चे की आंख, कान, नाक या फेस पड़ोसी से मैच हो रहा हो। मुद्दे की बात यह है कि इस न्यूक्लियस के और अंदर, यानी कि यहाँ पर होता है न्यूक्लियोलस, इसके अंदर ही राइबोसोम्स बनते हैं। इसके अलावा ये डीएनए भी mRNA में कन्वर्ट हो जाता है और फिर राइबोसोम्स और mRNA दोनों ही न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही ये mRNA इस राइबोसोम के साथ इंटरेक्ट करता है और प्रोटीन फॉर्म करता है। इन राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इस मैकेनिज्म को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे राइबोसोम एक प्रिंटर है और mRNA एक डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रिंट करवाना है। अब इस राइबोसोम के अंदर अगर ये mRNA जाएगा, जिसको जस्ट अभी हम न्यूक्लियस से निकाल कर लाए हैं, तो राइबोसोम इसके कोड के अकॉर्डिंग वो प्रोटीन बना देगा जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल केराटिन। केराटिन वो ही प्रोटीन है जो हमारे हेयर्स, स्किन और नेल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। और अगर राइबोसोम के अंदर ये mRNA जाएगा जिसको वैक्सीन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर डाला गया है, तो ये राइबोसोम इसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाएगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ही ये mRNA इस राइबोसोम के अंदर जाएगा, तो ये राइबोसोम इस mRNA का कोड पढ़ना शुरू कर देगा और उस कोड के हिसाब से अमीनो एसिड्स की चेन बनाना शुरू कर देगा। ये अमीनो एसिड्स की चेन जब कंप्लीट हो जाती है तो एक कॉम्प्लेक्स शेप ले लेती है, और इस केस में वो कॉम्प्लेक्स शेप हुआ स्पाइक प्रोटीन का, क्योंकि साइंटिस्ट ने इस mRNA को कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए ही तो कोड किया था। जैसे अपने देश को सही से रेगुलेट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही बॉडी के सेल्स को भी सही से रेगुलेट करने के लिए इनका एक संविधान है। उस संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि बॉडी का कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल यानी कि वो सेल जिसके पास न्यूक्लियस है, वो जिस भी प्रोटीन को तैयार करेगा, उस प्रोटीन को उसके बाहर के मॉलिक्यूल पर दिखाएगा। क्योंकि अगर दिखाएगा नहीं तो इम्यून सिस्टम को पता कैसे चलेगा कि सेल के अंदर क्या चल रहा है। ये जो मॉलिक्यूल है, इसको मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1 या फिर शॉर्ट में MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स इस mRNA को यूज करके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पाइक प्रोटीन्स बनाएंगे, तो इनमें से एक प्रोटीन तो MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल रिसेप्टर पे चला जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा, और काफी सारे स्पाइक प्रोटीन्स इस सेल के बाहर सीक्रेट हो जाएंगे। अब चलो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ इम्यून सेल्स मिलियंस ऑफ स्पेसिफिसिटीज के साथ इधर उधर घूम रहे होते हैं। अब इस स्पाइक प्रोटीन के हिसाब से जो फिट बैठेगा, वो इम्यून सेल इस स्पाइक प्रोटीन पर आके कनेक्ट हो जाएगा, और वो इम्यून सेल है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल। 2 मिनट के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस साइटोटॉक्सिक टी सेल को आप तारक मेहता के रूप में देख सकते हैं। सिमिलरली ये जो सीक्रेटेड स्पाइक प्रोटीन्स हैं, इनमें से कुछ की मुलाकात होगी बी सेल्स के साथ और कुछ की होगी मैक्रोफेजेस के साथ।
अब कुछ देर के लिए बी सेल्स को आप जेठालाल के रूप में देखो और मैक्रोफेजेस को दया के रूप में देखो। कुछ स्पाइक प्रोटीन्स बी सेल पर कनेक्ट हो जाएंगे और कुछ को ये मैक्रोफेजेस खा जाएंगे। खाने के बाद उनके पीसेस को अपने रिसेप्टर्स पे शो कर देंगे। अब ये मैक्रोफेजेस इन स्पाइक प्रोटीन्स को उसके पास ले जाएंगे जो इम्यूनो सिस्टम का बाप है, और वो है हेल्पर टी सेल, यानी कि चंपक चाचा। अब ये हेल्पर टी सेल मैक्रोफेज पर लगे स्पाइक प्रोटीन के साथ कांटेक्ट में आते ही साइटोकाइंस रिलीज करेगा। इन साइटोकाइंस को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि ये एक प्रकार का ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर में जो लिखा हुआ है, अगर आपने उसको इग्नोर किया तो डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट आपके हाथ से स्लिप हो जाएगा। चलो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि सुन महतूस, यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल, तू अपने आप की और कॉपीज बना ले जिसमें से कुछ ग्रेन्जाइम्स बन जाओ और कुछ मेमोरी टी सेल्स बन जाओ। सिमिलरली दूसरे ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सुन जेठिया, यानी कि बी सेल, तू भी अपने आप की और कॉपीज बना ले जिसमें से कुछ प्लाज्मा सेल्स बन जाओ और कुछ मेमोरी बी सेल्स बन जाओ। अब इस प्लाज्मा सेल का काम होता है एंटीबॉडीज रिलीज करना और इन ग्रेन्जाइम्स का काम होता है कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से इन्फेक्टेड इस सेल को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन असली कलाकार इधर बैठे हैं। इन मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स का काम होता है इस स्पाइक प्रोटीन को अच्छे से याद रखना, ताकि भविष्य में कभी भी असली वायरस बॉडी के अंदर आए तो उसे ये पहचान सकें, पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकें और इससे पहले कि वो कोरोना वायरस सेल के अंदर घुस सके, प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज रिलीज करवाकर फटाफट से इसके स्पाइक प्रोटीन पर एंटीबॉडीज कनेक्ट करके इसके स्पाइक प्रोटीन्स को ब्लॉक कर सकें। अब एकदम सही समय है आपको ये बताने का कि वैक्सीन एग्जैक्टली करती क्या है। असल में वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है, या यूं कह लो कि बिना बीमारी फैलाए वैक्सीन उन्हीं एक्शंस को कॉपी करती है जो एक्शंस तब होते हैं जब हमारे शरीर में असली कोरोना वायरस एंटर करता है। वैक्सीन के काम करने का मैकेनिज्म तो हमने समझ लिया, लेकिन हमारी ये नॉलेज कंप्लीटली यूजलेस है अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग को रियल वर्ल्ड न्यूज से कनेक्ट ना कर पाएं। वैक्सीन बनाने की रेस में जो कंपनियां सबसे आगे हैं उनमें से एक तो है फाइजर बायोएनटेक और दूसरी है मॉडर्ना। अब इन दोनों कंपनियों के द्वारा बनाई गई कोरोना वायरस वैक्सीन तो mRNA वैक्सीन ही है, यानी कि इनका वर्किंग मैकेनिज्म वैसा ही है जो हमने अभी अभी देखा है। लेकिन जो इंडिया के इंडिजिनस वैक्सीन है, यानी कि कोवैक्सीन, उसके वर्किंग मैकेनिज्म में थोड़ा सा बदलाव है। इन लोगों में mRNA की जगह इस पूरे कोरोना वायरस को ही मार के, यानी कि इस कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट करके इंसान के शरीर में डाल दिया गया है। इससे होगा ये कि कोरोना वायरस चूंकि अब इनएक्टिव है तो वो इन्फेक्शन भी नहीं फैलाएगा, और क्योंकि स्पाइक प्रोटीन उस पर प्रेजेंट हैं तो वो इम्यूनो सिस्टम को ट्रेनिंग भी दे देगा। अब जैसे ये कोरोना वायरस जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद लेके चल रहा है कि इसे अनेकों कोरोना वायरस और बनाने हैं, वैसे ही मैं भी जिंदगी में एक ही मकसद लेके चल रहा हूँ कि मुझे इस प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पर अनेकों 3D एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनानी है। पर प्रॉब्लम ये है कि 3D एनिमेशन काफी एक्सपेंसिव होता है और इस चैनल को जिंदा रखने के लिए मुझे बीच बीच में ना चाहते हुए भी क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है, और यही कारण है कि मैं एक साल में इतने कम वीडियोस अपलोड कर पाता हूँ। लेकिन गेस व्हाट, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप इस ज्वाइन बटन पर क्लिक करके इस प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेते हो तो आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हो, क्लाइंट प्रोजेक्ट से बचा सकते हो और वीडियोस को जल्दी से जल्दी अपलोड करने में हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा आपको मिलेंगे काफी सारे पर्क्स भी, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से आभार।